हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। 164वें एपिसोड सीक्रेट घर जमाई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। एक बार फिर मैं आपका 164वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समर ने वो फल को तोड़ लिया था। तभी सामने के मास्टर ने उससे कहा कि ये फल उसे दे दे। लेकिन समर पैसेंजर जहाज पर आत्मा तलवार सेक्ट के साथ मास्टर से फ्लाइट कर चुका था, जिसका किसी सेक्ट से कोई संबंध नहीं था। तभी सोमनाथ ने आंखों में ठंडी किरण के साथ कहा, फल मुझे सौंप दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो दो लोग अभी फल के लिए लड़ रहे थे, अब उनकी नजर समर पर पड़ गई थी। तभी समर ने उनके ज्यादा परवाह नहीं की और ठंडे स्वर में बोला, ये मेरे हाथ में है, अगर तुम्हें चाहिए तो आकर ले लो। तभी उन दोनों ने हमला करना शुरू कर दिया। हमला करते हुए समर ने अपनी रेड फायर तलवार को निकाल लिया और चिल्लाकर बोला, रेड फायर तलवार इंटेंट। समर ने सीधे अपने इंटेंट को एक्टिवेट कर दिया। उसके आसपास की सभी चीजें गर्म होकर आग के लपटों से घिर गई। यहां तक कि कुछ स्पिरिचुअल पौधे भी जलने लगे। उनमें से चटकने की आवाज आने लगी। तलवार की तीव्रता के कारण भैरव और सोमनाथ की स्पीड बड़ी धीमी हो गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके शरीर झुलस रहे हैं। समर ने अपनी तलवार भैरव के काले ब्लेड पर लहराई, जिससे वो एक कदम पीछे हट गया। फिर एक और बार सोमनाथ की आत्मा बादल तलवार पर पड़ा और उसे भी एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आसपास के लोगों में आपस में चर्चा शुरू कर दी थी, क्योंकि हर कोई आश्चर्यचकित था जब उन्होंने देखा कि समर ने पहले से ही तलवार इंटेंट विकसित कर लिया है। तो सब लोग हैरानी से बातें करने लगे थे। वहां खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी ने हैरान होकर कहा, अरे उसने भैरव और सोमनाथ दोनों को एक साथ दबा दिया। ये समर तो बहुत पावरफुल है। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, वो दो स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल का एक्सपर्ट है, और वो आत्म साधकों को कैसे हरा सकता है, जबकि वो खुद टॉप स्टेज पर है। उसे पहले वाले आदमी ने धीरे से कहा, क्या आप ये नहीं देख सकते कि समर ने पहले ही तलवार इंटेंट को विकसित कर लिया है, जो उसके हमलों की ताकत को दोगुना कर सकता है। वहीं भैरव और सोमनाथ के चेहरे लोहे के जैसे हरे हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि तलवार इंटेंट कितना पावरफुल है। हालांकि उसके लिए गोल्डन फल छोड़ना नामुमकिन था। उन दोनों को दूसरी बार समर पर अपने हथियार तानने शुरू कर लिए। उन दोनों की लंबी धार और तलवार दोनों की अपार पावर के साथ हवा को चीरने लगी, लेकिन वे समर के तलवार की आभा के आगे उसे हरा नहीं पाए। तभी समर ने खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ उपहास करके कहा, मैं तुम्हारी जान बख्शने वाला था, लेकिन अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। समर ने समय बचाने के लिए गोल्डन फल छीनने के बाद अनावश्यक झगड़े बचने से चाहा, और समर ने अपना विचार बदल दिया। अपनी अंगूठी के स्टोरेज से ग्रीन टावर को बाहर निकाला और कहा, सभी प्राणी समान हैं, सभी का किंगडम लेवल 1 है। उसके इतना कहते ही प्रकाश की एक किरण टावर से सोमनाथ की तरफ निकली, जिसने समर की तरफ अपने किंगडम लेवल को टॉप स्टेज तक दबा दिया था। इसके बाद समर ने अचानक अपनी तलवार को एनर्जी के साथ बाहर निकाला और सोमनाथ का सिर काट दिया। ग्रीन टावर के किंगडम के प्रतिबंध के तहत सोमनाथ के पास प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। उसका सिर दूर जा गिरा। आत्मा तलवार सेक्ट का सीनियर एल्डर सोमनाथ अब मर चुका था। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वो विश्वास नहीं करते। भीड़ में खड़े एक लड़के ने अपनी आंखें चौड़ी की और हैरान होकर कहा, अरे क्या सोमनाथ मर गया? कहीं मैं उसका कोई सपना तो नहीं देख रहा? मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। उसके पास खड़े एक लड़के ने कहा, अरे भाई तुम सपना नहीं देख रहे, ये सब कुछ सच में हुआ है। सोमनाथ मर चुका है। समर ने उसे एक वार में मार डाला। पहले वाले लड़के ने हैरानी भरी आवाज में कहा, क्या समर इतना पावरफुल है? वो अभी भी अपराजित है। हर किसी को समर की छिपी हुई ताकत का एहसास हो गया था, जिसके बल पर उसने यंग जनरेशन के बीच उत्पात मचाने के बाद ओल्ड जनरेशन के फाइटर्स को भी मारना शुरू कर दिया था। सोमनाथ को मारने के बाद समर भैरव की तरफ जा बढ़ा और ग्रीन टावर के साथ उसकी तकनीक का उपयोग करके उसे भी उसने मार डाला। आत्म एम्परर लेवल स्पिरिचुअल हथियार ग्रीन टावर पर समर का तुरुप का पत्ता था। इसके परिणाम स्वरूप स्काई ब्लेड सेक्ट के सीनियर एल्डर और भैरव की मौत हो चुकी थी।
दो अविश्वसनीय फाइटर एक ही क्षण में लाशों के दो सेक्टरों में बदल गए थे। समर ने भैरव और सोमनाथ के शरीर को तलाशी ली। दर्जनों जीवन पावर के पत्थर और अमृत की दो शीशियां निकाल ली। समर काफी खुश दिखाई दे रहा था। इसके बाद समर का ग्रुप वहां से निकलकर एक छिपी हुई गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा में समर ने फूल परी से कहा, फूल परी, इस गुफा में सुनहरे फल को पुरस्कृत करते समय मेरी रक्षा करना। गोल्डन फल गोल्डन जड़ी बूटी से भिन्न था और इसके लिए विभिन्न अधिक गोल्डन एनर्जी की जरूरत थी, जिसका अर्थ था कि इसमें एनर्जी को अवशोषित करने में समय लगेगा। समर गुफा में पैर मोड़कर बैठ गया। उसने गोल्डन फल को उठाया और उसने अपने मुंह में डाल लिया, इस उम्मीद से कि उसे खाकर उसे सोख लेगा। लेकिन जैसे उसने टुकड़ा काटा, उसे अपने दांत में दर्द महसूस हुआ। दर्द इतना जोरदार था कि फल को काटने पर उसका दांत लगभग टूट ही गया था। दूसरे स्पिरिचुअल फलों से अलग ये गोल्डन फल गोल्ड के जैसा सख्त था। समर इसे बड़ा खुश नहीं था। उसने सुनहरे फल को अपने पैरों पर रखा और अपनी शुद्धि प्रक्रिया शुरू कर दी। समर ने अपने चौथे स्तर के मोर्टल बॉडी के फल को गोल्डन पावर से अवशोषित करना शुरू कर दिया। गोल्ड की अपार पावर उसकी त्वचा और रोम छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसका गोल्डन कलर होता जा रहा था। समर ने इसकी एनर्जी ले लेकर कहा, ये गोल्डन फल अब नॉर्मल है क्योंकि इसमें बहुत अधिक गोल्डन एनर्जी है। उसने 2 घंटों से फल से सारी गोल्डन एनर्जी को अपने अंदर ले लिया। समर के शरीर में गोल्डन एनर्जी शुरू करने से पहले केवल एक मटर के दाने जितनी थी, अब ये एक चौथाई के आकार की हो चुकी थी। समर तभी खड़ा हुआ और उसके शरीर से एक चटक की आवाज आई। उसने फल को टटोला ताकि पता चले कि उसने सारी गोल्डन एनर्जी अंदर ले ली या नहीं। फिर उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और मुंह में गोल्डन एनर्जी का एक सिक्के के आकार का पिंड प्रकट हो गया। उसने अचानक देखा कि वो एनर्जी उसके सामने बड़े पत्थर से एक छेद से निकल कर आ रही है। समर को यह जानकर खुशी हुई कि गोल्डन एनर्जी का उपयोग चुपके से हमला करने के लिए किया जा सकता है। अब उसके पास कई चालें थी। रेड फायर तलवार तकनीक, निहत्थे फाइट तकनीक के रूप में स्ट्रैंगल हेल फिस्ट, कॉन्करर फिंगर, आंदोलन तकनीक के रूप में ड्रैगन स्टेप भी शामिल थे। हालांकि ये गोल्डन आभा इस मायने में अलग थी, इसे उसके मुंह से भी छोड़ा जा सकता था और ये उसका सीक्रेट कदम बन गया था। समर गुफा से बाहर निकला। उसके शरीर पर हल्का सा सुनहरा कलर छा गया था और धूप में गोल्ड के टुकड़े की तरह चमक रहा था। फूल परी ने अपने लाल होठ झुकाकर कहा, तुम और भी मजबूत हो गए हो। समर सचमुच प्रतिभाशाली था। उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी बात सुनकर समर मुस्कुराया और फूल परी काले पिल्ले और आकाश भक्षी सांप के साथ गोल्डन आइलैंड के सेंटर की तरफ चल पड़ा। काला पिल्ला अपने पंजे से आकाश भक्षी सांप को थप्पड़ मार देता और आकाश भक्षी सांप बदले में काले पिल्ले पर अपनी पूंछ मार देता। 1000 मीटर लंबी एक गोल्डन किरण छोटे से सूरज की तरह आसमान में चमक उठी। समर उत्साह से बुदबुदाकर बोला, एक खजाना प्रकट हो रहा है। और वो खजाने की तरफ चल दिए। समर बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। गोल्डन आइलैंड के सेंटर में बहुत से पहले लोग आ चुके थे, जिनमें 4 स्वर्गीय लेवल सेक्ट के मास्टर भी शामिल थे। आकाश चौ सेक्ट के गिरिराज, सफेद असली सेक्ट के दक्षराज, स्काई ब्लेड सेक्ट के लोकनाथ और आत्मा तलवार सेक्ट के भानु प्रताप। समर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। पहाड़ की दरार में एक गोल्डन वैली देखी। बेल 2 मीटर लंबी और ऊंची चौड़ी थी। गोल्डन रोशनी बिखेर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने हमला किया हो। बेल के नीचे 20 सेंटीमीटर लंबा एक सुनहरा कलश लटका हुआ था और उससे गोल्डन आभा निकल रही थी। तभी फायर ड्रैगन की आवाज समर के सिर में गूंज उठी। उसने टेलीपैथी से कहा, ओह गोल्डन कैलाश, ये एक एम्परल स्पिरिचुअल हथियार है। उसकी बात को सुनकर समर ने हैरान से पूछा, क्या ये गोल्डन कलश है? लेकिन कुछ देर की खामोशी के बाद फायर ड्रैगन ने आगे कहा, यह एक एंशियंट काल में आत्म एम्परर किंगडम लेवल के एक फाइटर का है। इसकी प्रबल गोल्डन एनर्जी आत्म एम्परर किंगडम लेवल के नीचे रहने वाले किसी की व्यक्ति को शरीर को चीर सकती है। ये कहने के बाद फायर ड्रैगन ने थोड़ा और सोचकर कहा, ओह, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये आत्म एम्परर किंगडम लेवल के फाइटर बाद में अमर किंगडम लेवल में साधनारत है। हालांकि एंशियंट युद्ध में अन्य ग्रहों से आए आक्रमणकारियों ने उसे मार डाला था। ये गोल्डन आइलैंड का वो स्थान है जहां गोल्डन संत साधना करते थे। गोल्डन क्लश उनका एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार था।
फायर ड्रैगन ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि उसे गोल्डन अमर की मौत के बारे में सचमुच दुख हो रहा था। समर ने फायर ड्रैगन की बात ध्यान से सुनकर यह निर्णय लिया कि चूंकि वो एक अमर व्यक्ति का स्पिरिचुअल हथियार है, इसलिए उसे अवश्य प्राप्त करना ही पड़ेगा, और इसके लिए वो आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, आत्मा तलवार सेक्ट के एक स्टूडेंट ने उसे रोक दिया था। उस स्टूडेंट ने बोहें चढ़ाकर कहा, बाहरी लोगों को प्रतिबंधित एरिया में जाना अलाउड नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनकर समर ने उपहास किया और उसे इग्नोर करके आगे के जाने के लिए आगे मुड़ गया। समर ने उसके ऊपर कोई वार का रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसके बगल में खड़े काले पिल्ले ने हरकत कर दी। आसपास के लोग देखकर आश्चर्यचकित थे कि काला पिल्ला कितना घमंडी था। उसके साथी के बेहोश हो जाने के बाद कुछ और स्टूडेंट्स ने उन्हें घेरा। इस बार सिर्फ काला पिल्ला नहीं, बल्कि आकाश बख्शी सांप भी फाइट में शामिल हो गया था। काले पिल्ले ने अपना पंजा आगे बढ़ाया। आकाश बख्शी सांप ने अपनी पूंछ, जिसे कुछ देर में सभी लोग बेहोश हो गए। वहीं उन सभी को देखकर दूसरे सेक्टरों के सभी स्टूडेंट्स आश्चर्य से पीछे हट गए थे। अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उनको रोक ले। वहीं आत्मा तलवार सेक्ट के सेक्ट मास्टर भानु प्रताप ने बोहें चढ़ा ली और उसने समर से ठंडे स्वर में कहा, समर, बस करो। गोल्डन क्लच ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें मिल जाएगी। भानु प्रताप के हिसाब से समर के प्रति बहुत अधिक द्वेष था। अगर वो गोल्डन क्लच के लिए कंपटीशन करने के लिए यहाँ नहीं होता, तो पहले की उस पर हमला कर चुका होता। समर निश्चित रूप से सिर्फ भानु प्रताप के कहने पर ही नहीं छोड़ेगा, इसलिए हर कोई गोल्डन क्लच को अपना बनाना चाहता था। समर ने भानु प्रताप की बात को इग्नोर कर दिया और आगे की तरफ चलता रहा। उसने एक सफेद तलवार निकाल ली, जिसमें से तेज पावर निकल रही थी। तलवार पर एक ऊंचे पहाड़ के साथ एक सफेद नदी की पेंटिंग बननी शुरू हो गई। यह हाई क्लास का स्वर्गीय स्पिरिचुअल हथियार था, जिसका नाम था माउंटेन रिवर स्वॉर्ड, जो बहुत पावरफुल था। भानु प्रताप ने तलवार लहराई और 200 मीटर ऊंची तलवार एनर्जी उत्पन्न कर दी और समर पर वार कर दिया। समर ने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे अपने माउंटेन रिवर स्वॉर्ड के प्रबल एनर्जी का एहसास हो गया था। समर जल्दी से एक तरफ हट गया, तलवार की एनर्जी के हमले से बच निकला और उसने अपनी रेड फायर तलवार को माउंटेन रिवर तलवार पर जोर से मारा, जिससे जोरदार आवाज हुई। भानु प्रताप के एक कदम पीछे हटने पर समर स्थिर खड़ा रहा। हालांकि उनकी तलवारें एक ही लेवल पर थी, समर की तलवारबाजी की तकनीक बेहतर थी, इसलिए वो उसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर सका। रेड फायर तलवार तलवार किंग जतेंद्र बजाज का एक उपहार थी। अगर रेड फायर तलवार सिर्फ एक सांसारिक स्पिरिचुअल हथियार होती, तो भानु प्रताप उसे हरा चुका होता। आत्मा तलवार सेक्ट का सेक्ट मास्टर स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के आत्म साधकों में टॉप पोजीशन पर था। अगर वो तलवार तकनीक में दूसरे नंबर पर दावा करता, तो कोई भी उसे फर्स्ट पोजीशन पर होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता। वहीं इस समय गोल्डन क्लच और भी अधिक गोल्डन रोशनी से चमकने लगा था। सब लोग उसे बेल से उतार कर लेने की कोशिश करने लगे। आत्म साधक उसे भागने नहीं देंगे। आकाश शव सेक्ट के गिरिराज, सफेद अस्थि सेक्ट के दशराज और स्काई ब्लड सेक्ट के लोकनाथ ने उसे लेने के लिए गोल्डन क्लच की तरफ दौड़ लगा दी। तभी भानु प्रताप और समर दोनों ने भी फाइट को बंद कर दिया और उसकी क्लच की तरफ भाग गए। 5 पावरफुल हथेलियां एक साथ सुनहरे क्लच की तरफ बढ़ी, उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। इसलिए गिरिराज ने दक्ष राज से फाइट करना शुरू कर दिया और भानु प्रताप ने समर से झगड़ा फिर कर दिया। हालांकि लोकनाथ ने उनकी फाइट में शामिल हो चुका था और वो समर के खिलाफ भानु प्रताप का साथ दे रहा था। समर वास्तव में बड़ा मजबूत था, क्योंकि भानु प्रताप और लोकनाथ दोनों मिलकर उसे हरा नहीं पा रहे थे। तभी लोकनाथ ने चिल्लाकर कहा, स्काई क्वेक ब्लेड तकनीक, और उसने समर की तरफ अपना ब्लेड घुमा दिया। भानु प्रताप ने भी जोर से कहा, माउंटेन रिवर स्वॉर्ड तकनीक, और उसने अपनी स्वॉर्ड को समर की तरफ घुमा दिया। समर, लोकनाथ और भानु प्रताप दोनों के हमले से हैरान था, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये हमले हैरान करने वाले ही थे। समर ने बिल्कुल देरी नहीं की और कहा, तीसरी फेस्ट, स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली, और इसमें एक काली फेस्ट बना दी जो क्वेक ब्लेड के साथ टकराकर हवा को चीर देती, धरती के साथ साथ आकाश को भी हिलने पर मजबूर कर दिया। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, आग और बिजली संघनन, और उसने अपनी तलवार तकनीक का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि इसे लो की एक लकीर और एक चमकती बिजली उत्पन्न कर दी। जैसे बिजली हवा में चमकी, जमीन से ज्वाला निकलने लगी।
इन दोनों पावर्स ने माउंटेन रिवर स्वॉर्ड्स तकनीक पर प्रहार कर दिया और उसके शैडो को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आसपास के सभी स्टूडेंट ये देखकर चकित रह गए थे। समर जो उनकी ही उम्र का था, वो इतना पावरफुल कैसे था? दो सेक्ट के सेक्ट मास्टरों से लड़कर भी अपनी बढ़त बनाए रख सकता था। तभी गोल्डन क्लच अचानक हवा में उठा और उड़ गया, जबकि सभी लोग उसके लिए लड़ रहे थे। क्लच इतनी तेजी से उड़ा मानो कोई गोल्डन चमक हो। पलक झपकते ही वो सबकी नजरों से ओझल हो गया। गिरिराज ईस्ट की तरफ उसे ढूंढने के लिए निकल गया। दक्ष राज अपने स्टूडेंट्स के साथ वेस्ट की तरफ बढ़ा। लोकनाथ साउथ की तरफ देखने लगा। भानु प्रताप और उसके स्टूडेंट्स नॉर्थ की तरफ चले गए। वे चारों दिशाओं में चले गए थे। समर को उसी स्थान पर छोड़ दिया था। वहीं समर के दिमाग में काम लेते हुए उसने हल्के से मुस्कुराकर काले पिल्ले से पूछा, छोटे पिल्ले, क्या तुम सूंघ कर देख सकते हो कि गोल्डन क्लच कहाँ है? ब्लैक पप्पी की नाक सूंघते ही हिल रही थी। वो गोल्डन क्लच की खुशबू को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सभी जानवरों में कुत्ते के सूंघने की पावर बड़ी तेज थी और वो पता लगा सकता था। तभी वो आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया, वो लगातार सूंघता ही जा रहा था। तभी समर ने अधीरता से पूछा, तुम अपने आप को दुनिया के सबसे ताकतवर कुत्ते कहते हो, लेकिन कुत्तों की नाक तो सबसे संवेदनशील होती है। फिर तुम अभी तक गोल्डन क्लच को क्यों नहीं ढूंढ पाए? कितना समय हो गया? समर को चिंता थी कि कहीं उससे पहले कोई और गोल्डन क्लच को न ले ले। वहीं काले पिल्ले ने कुछ देर सोचकर कहा, गोल्डन क्लच गोल्डन वैली की मिट्टी के ठीक नीचे है। समर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने अभी अभी उसे उड़ता देखा था। फिर अब वो गोल्डन वैली के नीचे कैसे हो सकता था? सिर्फ समर ही नहीं, फूल परी और शार्क दानव किंग भी उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर कि कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा, काले पिल्ले ने धीरे से कहा, ये गोल्डन क्लच एक एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार है और वो पहले से एक टेलीपैथिडाइज्ड है। ये आकाश में उड़ सकता है और साथ ही धरती के नीचे तैर भी सकता है। तभी समर के दिमाग में फायर ड्रैगन की आवाज आई, जूनियर, काला पिल्ला सही कह रहा है। गोल्डन क्लच अंडरग्राउंड यात्रा कर सकता है। उस हथियार ने तुम लोगों को अपने घर से दूर करने के लिए एक चाल का इस्तेमाल किया और अब वो यहीं लौट आया है जहां पहले था। फायर ड्रैगन की बातें सुनकर समर को एहसास हो गया कि गोल्डन क्लच कितना चालाक है। उसे पता था कि सबसे संदिग्ध जगह असल में वही होगी जहां कोई जांच नहीं कर सकता। समर ने धीरे धीरे सावधानी से गोल्डन वैली की तरफ चलना शुरू कर दिया। पूरी कोशिश की कि नीचे स्थित गोल्डन क्लच को झटका न लगे। उसने काले पिल्ले से पूछा कि वो सूंघ कर बताए कि वो कहां पर छिपा है। काले पिल्ले ने कहा, हाँ हाँ, यही नीचे है। समर फिर सावधानी से आगे बढ़ने लगा। फिर उसने अपनी सारी पावर लगा दी और गरज कर कहा, स्वर्गीय आत्म प्रकाश किंगडम। थोड़ी देर में हवा में एनर्जी में एक गोला सा बन गया। गोल्डन वैली के ऊपर जमीन छा गया। समर ने जमीन पर अपने पंच पटके, जिससे चारों तरफ धूल उड़ गई। जब सारी मिट्टी हवा में उड़ गई तो गोल्डन क्लच प्रकट हो गया। उसने गोल्डन रोशनी बिखेरी और भागने की कोशिश कर रहा था। समर ने अपने ड्रैगन स्टेप्स का इस्तेमाल किया और घूमकर गोल्डन क्लच की तरफ उड़ गया और उसे पकड़ लिया। गोल्डन क्लच ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी मोर्टल बॉडी का लाभ उठाकर उसे कसकर पकड़ लिया था। गोल्डन क्लच ने अपनी हार को चुपचाप सहन कर लिया, बल्कि उसने अपनी एक किरण भी छोड़ दी थी। उसने समर का हाथ चीर दिया और खून की धार बहने लगी। दरअसल समर की मोर्टल बॉडी की त्वचा लोहे की जैसी हो चुकी थी। उस पर गोलियों का कोई असर नहीं था, लेकिन गोल्डन क्लच ने उसकी त्वचा को भी चीर दिया था। आखिरकार उसमें कितनी ज्यादा एनर्जी होगी, यह हिसाब लगाने की बात थी। तभी समर के ब्लड में तो ड्रैगन का ब्लड भी था। दिव्य ड्रैगन की पावर पर गोल्डन क्लच का दमनकारी प्रभाव था। गोल्डन क्लच भय से कांपने लगा। तभी फायर ड्रैगन की छाया समर के सिर से बाहर निकली और क्लच से कहा, तुम्हारे मास्टर को बहुत समय पहले एक आक्रमणकारी ने मार डाला। क्या तुम उसका बदला नहीं लेना चाहते हो? गोल्डन क्लच ने एक कमजोर स्पिरिचुअल वेव छोड़ी और टेलीपैथी से फायर ड्रैगन से पूछा, कैसे? वो वास्तव में स्पिरिचुअल वेव के माध्यम से अपने मन से बात करने में सक्षम था। फायर ड्रैगन उसको समझाने की कोशिश करने लगा और बोला, समर एक भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे कंचनजंगा महल में मान्यता मिली। उसने स्वर्गीय अमर मंत्र को भी उसने समझ लिया। जब तक तुम उसके साथ रहोगे, उसकी सेवा करोगे, तो वो अमर हो जाने पर तुम्हारे मास्टर का बदला लेने में तुम्हारी मदद करेगा। उसकी बात सुनने के बाद गोल्डन क्लच ने कुछ ही देर के बाद उसकी बात पर विचार किया और फिर टेलीपैथी से कहा, ठीक है,
मैं समर की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसे भागने का प्रयास करना उसने बंद कर दिया। उसने समर के ब्लड को स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने के लिए अपने चेतना में दाखिल होने दिया। समर गोल्डन क्लच पाकर बड़ा खुश हुआ था। उसने उससे पूछा कि क्या वो कह सकता है। क्लच ने उसे बताया कि उसकी गोल्डन एनर्जी स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के और उससे नीचे के किंगडम लेवल के किसी को भी आत्म साधक को भेज सकती है। हालांकि समर गोल्डन एनर्जी का सिर्फ दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकता था। समर गोल्डन क्लच से संतुष्ट था क्योंकि वो एक प्रतिभाशाली था। हालांकि उसका इस्तेमाल दिन में केवल 2 बार किया जा सकता था। तभी गोल्डन क्लच ने समर से पूछा, क्या तुम अमर किंगडम लेवल पर पहुंचकर वास्तव में मेरे मास्टर का बदला लेने में मेरी मदद करोगे? समर ने सिर हिलाकर कहा, मैं अपने जीवन की कसम खाता हूं कि जैसे ही अमर किंगडम लेवल पर पहुंचूंगा मैं तुम्हारे मास्टर के दुश्मन से बदला लेने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। समर की बात सुनकर गोल्डन क्लच खुश हो गया क्योंकि यही तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। उसने खुश होकर समर से कहा, समर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें एक खजाना दूंगा। ये अमर की अल्केमी तकनीक है जो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी। ये तुम्हें अमृत को परिष्कृत करने में मदद कर सकती है। यह कहकर गोल्डन क्लच ने एक गोल्डन किताब निकाली जिस पर गोल्डन अक्षरों में कढ़ाई की हुई थी और उसमें एक अल्केमिस्ट की पावर थी। अल्केमी संत की उपाधि अल्केमिस्ट जगत में सबसे प्रतिष्ठित लोगों का प्रतिनिधित्व करती जो अनगिनत प्रकार की गोलियां और अमृत बनाने में सक्षम थे। उसने किताब को पलटकर अपनी आंखें सिकोड़ी और देखा कि उसमें अमृतों को परिष्कृत करने के तरीके बताए गए थे। पुस्तक में गोलियों की तकनीक, सामग्री, मात्रा में और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विवरण भी दिया गया था। इसके लिए हाई लेवल की ज्वाला की जरूरत होगी और समर के पास अभी उन्हें प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल में एक उन्नत फाइटर के रूप में समर अब स्वर्ग लेवल अमृत और गोलियां बना सकता था। उसने गोल्डन आइलैंड के चारों तरफ खोज शुरू कर दी। अमृत बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत थी, अमृत के पौधे, अल्केमी भट्टी और आग। अमृत के पौधे हाथ में होने के कारण उसे बस अब भट्टी और आग की इकट्ठी करनी थी। गोल्डन क्लच गोल्डन आइलैंड से परिचित था और वह जानता था कि मास्टर गोल्डन सत में एक बार आइलैंड पर कहीं जमीन के नीचे एक अल्केमी भट्टी और आग छुपाई थी। गोल्डन क्लच समर को एक गुफा तक ले गया और वहां समर को अल्केमी भट्टी खोदने और आग लगाने में बस थोड़ा सा समय लगा। चूंकि अल्केमी भट्टी 1 मीटर से ज्यादा ऊंची और पूरी तरह से गोल्डन की बनी हुई थी। भट्टी के निचले हिस्से में 3 बड़े अक्षरों में गोल्डन अल्केमी भट्टी भी लिखा हुआ था। काले पिल्ले ने भट्टी को देखकर चिल्लाकर कहा, वाह, ये वास्तव में एक संत की अल्केमी भट्टी है। एंशिएंट काल में पृथ्वी पर मौजूद एक स्पिरिचुअल जानवर के रूप में काले पिल्ले को गोल्डन अमर और अल्केमी संत के अस्तित्व को अच्छे से जानकारी थी। एंशिएंट काल में गोल्डन संत अल्केमी भट्टी के साथ पूरी पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। समर का दिल धड़क उठा यह जानकर कि उसने एक खजाना हासिल कर लिया है। क्योंकि गोल्डन अल्केमी भट्टी एक संत स्तरीय भट्टी थी और इसलिए अगर उसने संत लेवल अमृत पौधा और आग मिल जाती तो वो संत गोलियां बनाकर संत क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। एंशिएंट काल में भी बहुत कम संत थे। वर्तमान की बात तो छोड़ दीजिए, गोल्डन भट्टी के पास एक गोल्डन ज्वाला थी जिसे समर ने दुनिया की टॉप 100 पावरफुल ज्वालाओं में से एक मान लिया था। समर ने हल्के से कहा, अरे ये गोल्डन लो वास्तव में गोल्डन लो है। गोल्डन लो को देखकर समर खुश हो गया था। अमृत किंग की कब्र से प्राप्त की गई अल्केमी तकनीक से समर स्वाभाविक रूप से आग की वैल्यू पहले ही जानता था। आग जितनी हाई क्लास की होगी वो उतना ही अधिक टेम्परेचर प्राप्त कर पाएगी। बनने के बाद अमृत की लो उतनी ही हाई क्लास की होगी। समर गोल्डन आग को अपने शरीर में समाहित करने के लिए उसके पास चला गया। जब उसने उसे छूने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तो आग का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि संपर्क में आने से पहले ही उसकी आस्तीन जल गई। समर के दिमाग में डार्क नाइट एम्परर की आवाज आई, छोटे, तुम्हें हाई टेम्परेचर का प्रतिरोध करने के लिए अपने मोर्टल बॉडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। समर ने अपनी आंखों में खुशी के साथ सिर हिलाया। मोर्टल बॉडी को एक्टिवेट करके उसने अपने शरीर को उल्कापिंड की तरह कर लिया। यह सौभाग्य की बात थी कि उसके पास प्रैक्टिस करने की तकनीक थी, अन्यथा वो कभी भी 5000 डिग्री टेम्परेचर को झेलने में सक्षम नहीं होता। समर ने अपने शरीर में मोर्टल बॉडी को प्रसारित कर लिया और जैसे ही गोल्डन लॉ उसके शरीर में प्रवेश कर गई उसकी मांसपेशियां हड्डियों को जला दिया। वो पीला चेहरा लिए दर्द से कराहते हुए नीचे बैठ गया और उसके शरीर से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बहने लगी थी।
उसके दर्द को देखकर फूलपरी और शार्क दानव किंग दोनों चिंतित हो गए थे। वो मदद करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि समर के अलावा कोई भी गोल्डन ज्वाला को अशोषित नहीं कर सकता था, वो क्या कर सकते थे। गोल्डन आग की पावर अंधकार नर्क सर्प किंग की नर्क अग्नि से भी अधिक भयानक थी। काले अशुद्धियों से छुटकारा पाने के बाद उसकी हड्डियां सख्त हो गई और उसने गोल्डन आभा निकाली। जब उसके शरीर का हर भाग गोल्डन हो गया तो अंततः गोल्डन आग की तपन को सहन कर पाया। अंततः सारी गोल्डन ज्वाला उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी और उसके डेंटियन में जमा हो गई थी। गोल्डन कलश ये देखकर दंग रह गया जब उसने देखा कि समर ने गोल्डन आग पर महारत हासिल कर ली। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गोल्डन आग अत्यंत पावरफुल थी, क्योंकि इसे स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे टॉप 100 ज्वालाओं में से एक माना जाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि कंचनजंगा महल और फायर ड्रैगन ने समर को एक्सेप्ट कर लिया था। गोल्डन आग को अपने कंट्रोल में रखते हुए समर ने स्वर्गीय लेवल की जड़ी बूटियों को और उन्हें अभी अभी इकट्ठा कर लिया था और उन्हें गोल्डन भट्टी में डाल दिया। उसने भट्टी को गोल्डन आग से गर्म किया। कुछ देर में जब गोली परिष्कृत और संघनित आकार ले रही थी तो उसने भट्टी से एक केमिकल फ्रेग्रेंस भी बाहर आने लगी थी। अल्केमी में अपने पिछले एक्सपीरियंस के कारण वो प्रक्रिया में काफी तेज भी हो चुका था और उसने अब 5 स्वर्ग क्लास की गोलियां पड़ी हुई थी। ये गोलियां बड़ी नहीं थी, बस अंगूठे के आकार की थी, लेकिन उनमें से हर एक को भरपूर मात्रा में लाइफ एलिमेंट भरा था। उसने 5 गोलियां बनाई। उसने एक अपने लिए ली और बाकी 4 शार्क दानव किंग फूलपरी काले पीले और आकाश पक्षी सांप को दे दी। छोटा पीला और आकाश पक्षी सांप काफी समय से उसके साथ थे और गोलियां इसलिए उनका इनाम थी। स्वर्गीय आत्म लेवल की गोली में इंपोर्टेंट सार को अवशोषित करने के बाद अब उसके डेंटियन में आत्मा नाभिक में 3 के बजाय 4 निशान थे। इंपोर्टेंट सार उसके गले को नीचे चला गया, उसके डेंटियन में संगनित हो गया था। मानना पड़ेगा कि संत लेवल की अल्केमी तकनीक बड़ी अद्भुत थी। खुद की बनाई गई एक स्वर्गीय गोली खाने के बाद समर की पावर एक लेवल और बढ़ गई थी। एक आत्म साधक के लिए स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल में पहुंचने के बाद एक स्टेज को प्राप्त करना बड़ा कठिन था, क्योंकि उसके लिए भारी मात्रा में संसाधनों की जरूरत होती। फूलपरी स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज से मिड स्टेज पर पहुंच गई। सफलता के बाद वो और अधिक सुंदर भी हो गई थी। शार्क दानव किंग स्वर्गीय अमृत लेने के बाद सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज से स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया था, लेकिन काला पिल्ला और आकाश पक्षी सांप सफलता नहीं पा सके। वो दोनों लोग वाकई खाने की मशीन थे। स्वर्ग क्लास की गोलियां को ऐसे चूस रहे थे मानो कोई चॉकलेट के टुकड़े हो। समर ने अपने विचार से गोल्डन आग को अपने शरीर में वापस लिया और दूसरों के साथ बाहर जाने से पहले गोल्डन भट्टी को अंतर डायमेंशन क्लब में डाल दिया। जिस क्षण वे गुफा से बाहर निकले उनका सामना आत्मा तलवार सेक्ट के सेक्ट मास्टर भानु प्रताप और स्काई ब्लेड सेक्ट के सेक्ट मास्टर लोकनाथ से हो गया। वो दोनों स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज के आत्म साधक थे। हर एक स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के फाइटर की अपनी अनूठी तकनीक और विधियां थी। जब उन्होंने समर के हाथ में कलश को देखा तो उनकी आंखें बुखार और लालच से भर गई। भानु प्रताप ने समर की तरफ देखकर कहा, समर, ये गोल्डन कलश मुझे सौंप दो। भानु प्रताप ने ऐसा आदेश दिया जैसे वो उसका नौकर हो। तभी लोकनाथ ने कहा, समर, ये गोल्डन कलश मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। दोनों ही गोल्डन कलश चाहते थे। इन दो अज्ञानी मूर्खों को यह नहीं पता था कि समर अब एक्सपर्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। उनकी धमकी को सुनकर समर ने ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन यह बात उन दोनों को सहन नहीं हुई। तभी हंसकर भानु प्रताप ने कहा, माउंटेन रिवर स्वॉर्ड तकनीक, और उसने अपनी स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल कर दिया। तभी लोकनाथ ने कहा, स्काई क्वेक ब्लेड तकनीक, और उसने भी अपनी तकनीक को भूकंप लहर के साथ पैदा कर दिया। दोनों की दोनों तकनीक समर की तरफ बढ़ती जा रही थी। वहीं उन दोनों को देखकर समर ने ठंडे मुस्कान के साथ मुस्कुराकर कहा, थर्ड फीस्ट प्रकृति को चकनाचूर कर देने वाली, और उसने अपनी तीसरी स्ट्रेंगल हेल्थ फीस्ट को उनकी तरफ उड़ा दिया। तभी भानु प्रताप की जो लंबी तलवार हिंसक रूप से टकरा गई, उसने उसे तोड़ दिया था। तलवार को तोड़ने के बाद उसने फिर से हमला जारी रखा और भानु प्रताप का दिल भी चकनाचूर कर दिया।
भानु प्रताप की फिजिकल पावर समर की तुलना में कुछ भी नहीं थी। तभी समर ने अपना मुंह खोला, काले लंबे ब्लेड पर गोल्डन एनर्जी की एक गेंद थूक दी। गोल्डन एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि उसने लोकनाथ के शरीर के दो हिस्सों में काट दिया था। खुद समर भी अपनी नई अर्जित पावर को देखकर हैरान था। पहले उसे अपने सेम लेवल के ओपोनेंट को हराने के लिए कम से कम 3 वार करने पड़ते थे, लेकिन अब एक वार में वो अपने ओपोनेंट को हरा सकता था। तभी फूल परी ने फिर से समर की तारीफ कर दी और कहा, समर, तुम्हारी फाइटिंग पावर तो अब और पावरफुल हो गई। उसकी सुंदर आंखें प्रशंसा से भर गई थी। उसकी बात को सुनकर समर भी मंद मंद मुस्कुराया और जवाब में कुछ नहीं बोला। समर कुछ दूरी पर ही आगे गए थे। तभी एक काले कपड़े पहने एक एल्डर ने उसे रोक कर कहा, रुक जाओ, ये गोल्डन क्लच मुझे सौंप दो। और वो आकाश सेक्ट का गिरिराज था। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसका चेहरा पिशाच जैसा था। ये गोल्डन क्लच की एनर्जी को फॉलो करके वहां पहुंच गए थे। उनकी धमकी को सुनकर समर ने अजीब से मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। फूल परी और शार्क दानव ने भी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। तभी समर ने आंखों में ठंडे चमक के साथ वार्निंग देकर कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। गिरिराज और दक्षराज दोनों ही स्वर्गीय आत्म किंगडम के एक्सपर्ट स्टेज के फाइटर थे और उनको समर ऐसे बोल रहा था, वो कैसे सहन करते। तभी गिरिराज ने काली घंटी निकाली और कहा, यन यांग बेल। और ये कहकर वो उसे हिला रहा था। घंटे की आवाज उसके कानों पर पड़ी एक काली स्पिरिचुअल लहर बन गई जो समर के मन में दौड़ गई थी। तभी समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को केंद्रित कर दिया और एक दो-धारी सर्पिल लहर बना दी जो एक विशाल गड़गड़ाहट ध्वनि के साथ काली स्पिरिचुअल लहर से टकरा गई। काली स्पिरिचुअल लहर गिरिराज के मस्तिष्क में घुसने में सफल रही। हालांकि समर के पास गिरिराज की तुलना में अधिक पावरफुल मार्शल आर्ट पावर थी, लेकिन उसके स्पिरिचुअल हमले उतने पावरफुल नहीं थे। आकाश आउट के सेट के सबसे पावरफुल तकनीक स्पिरिचुअल एनर्जी थी और वो भयानक भी थी। गिरिराज ने निकली काली स्पिरिचुअल एनर्जी समर की स्पिरिचुअल एनर्जी को नष्ट करने लगी। तभी फायर ड्रैगन की अवशिष्ट आत्मा ने अचानक काली एनर्जी को निगल लिया और उसने अपनी एनर्जी में बदल लिया। समर की एनर्जी बड़ी सुरक्षित थी। तभी समर ने हल्के से कहा, तुम्हारा स्पिरिचुअल हमला बड़ा कमजोर था। समर की बात सुनकर गिरिराज की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई थी। गिरिराज के स्पिरिचुअल हमले बड़े पावरफुल थे। स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के बहुत से कम फाइटर थे जो उसके हमले का सामना कर पाते, लेकिन गिरिराज ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने घंटे फिर से बजाई और कई स्पिरिचुअल वेव्स फिर से छोड़ दी जो समर के मन में उमड़ पड़ी। बेशक इन स्पिरिचुअल एनर्जी वेव्स को फायर ड्रैगन की टूटी हुई आत्मा ने तुरंत निगल लिया। समर पर अपने स्पिरिचुअल हमले को बेकार होता देखकर गिरिराज ने तुरंत काली घंटी हटा दी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और मरे हुए लोगों की एनर्जी को संगनित करके एक लाश गुलाम समर की तरफ झपटा दिया। लेकिन समर ने जरा भी नहीं डरकर रेड फायर तलवार से वार किया और उसको दो हिस्सों में काट दिया। उसकी यह हरकत देखकर गिरिराज के गुस्से में चिल्लाकर बोला, समर, मेरी कठपुतली को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? आकाश सब सेक्ट में शव कठपुतलियां लीडर और एल्डर्स के मुख्य आक्रमण के तरीके थे, क्योंकि कठपुतली स्पिरिचुअल हथियार से ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि एक बार उनकी कठपुतली से मारे जाने पर फाइटर अपने आधे मार्शल आर्ट क्षमता भी खो देता। समर ने अपनी तलवार गिरिराज की तरफ तान दी और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें अपनी कठपुतली के लिए दुख होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जल्द ही उसके साथ मिल जाओगे। और इसके बाद उसने उड़कर तीर की तेजी से आगे बढ़कर पलक झपकते ही गिरिराज के पास पहुंचकर समर ने अपनी तलवार गिरिराज की तरफ घुमा दी और गिरिराज ने तलवार को रोकने के लिए जल्दी से प्रकाश ढाल बनाई जिसमें मरे हुए लोगों की एनर्जी भी शामिल थी। लेकिन समर का हमला इतना तेज था कि उसे रोक नहीं पाया। तलवार प्रकाश की ढाल को भेद कर गिरिराज के शरीर तक पहुंच गई और गिरिराज ने धीरे से कहा, सुरक्षा कवच। उसने अपना कवच भी एक्टिवेट कर दिया। एक स्वर्गीय सुरक्षा कवच था जिसमें सुप्रीम पावर थी। यह स्वर्गीय स्पिरिचुअल हथियार के सामना नहीं कर सकता था। समर की तलवार उस कवच को भेद नहीं सकी जो एक उल्का पिंड की तरह कठोर था, गिरिराज के शरीर को ढक लिया था। तभी गिरिराज ने हंसकर कहा, जब तुम एम्परर लेवल के स्पिरिचुअल हथियार का उपयोग नहीं करोगे तब तक तुम मेरे सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाओगे। यह कहकर उसकी आंखें तिरस्कार से भर गई।
गिरिराज के पास कई आक्रमणकारी और सुरक्षात्मक तरीके थे। कवच उसके रक्षात्मक हथियारों में से एक था। समर की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने देखा कि उसकी तलवार कवच को भेद नहीं सकती। उसने अपनी रेड फायर तलवार हटा दी और अपने शरीर में गोल्डन एनर्जी प्रभावित कर ली। उसने अपना मुंह खोला और गिरिराज पर अचानक गोल्डन एनर्जी का एक हिस्सा थूक दिया। प्रकाश की किरण की तरह तेज तीव्र से गोल्डन एनर्जी ने एक जबरदस्त बल के साथ सुरक्षा कवच को दो भागों में काट दिया। केवल कवच ही नहीं, बल्कि उसमें मौजूद गिरिराज का शरीर भी गोल्डन एनर्जी द्वारा दो हिस्सों में कट गया। ये तो मानना पड़ेगा कि गोल्डन एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि लगभग कोई भी चीज उसका सामना नहीं कर सकती थी। अफसोस की बात तो ये थी कि समर इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ एक दो बार कर सकता था। आसपास के सब लोग अविश्वास से स्तब्ध थे। उन्होंने कुछ नहीं देखा सिवाय इसके कि समर के मुंह में प्रकाश की एक गोल्डन किरण निकली और गिरिराज दो हिस्सों में कट गया। गिरिराज की मौत को देखकर दक्षराज की अभिव्यक्ति भी अचानक परिवर्तन बदल गई थी। दक्षराज भागने की कोशिश में हवा में उछला, लेकिन समर की गति उड़ के देखकर वो बड़ा तेज था। वो तुरंत दक्षराज पर टूट पड़ा। समर ने हल्की सी मुस्कान के साथ व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, दक्षराज, तुम कहाँ जा रही हो? दक्षराज ने कहा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। और उसने अपना किलिंग इंटेंट दिखाई दिया और अपने दुश्मनों पर कोई दया नहीं दिखाई। समर ने दक्षराज की तरफ अपनी जबरदस्त ताकत घुमा दी और एक हवा में छेद कर दिया। अगर उसका पंच दक्षराज के शरीर से टकराता तो उसकी मौत हो जाती। उसके पंच के बगल में महसूस करके दक्षराज की व्यक्ति तेजी से बदल गई। वो सोचने लगा कि समर जो उसके समान लेवल पर है, उसके अंदर इतनी फोर्स कैसे हो सकती है। दक्षराज को यह नहीं पता था कि समर का शरीर गोल्डन एनर्जी से बना हुआ है और गोल्डन एनर्जी में वो बदल चुका है। दक्षराज ने एक सफेद हड्डी का झंडा लहरा दिया, जिससे एक सफेद कंकाल वाला शैतान प्रकट हो गया। समर ने पंच पर काले धूल बिखर गई, हवा में गायब हो गया। देखकर दक्षराज का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी समर ने गुर्रा कर कहा, दक्षराज, अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर समर ने अपना अगला पंच दक्षराज की तरफ घुमा दिया। आगे से दक्षराज ने अपने स्टैंड्स को अपनी ढाल बनाकर देख उसे समर पर फेंक दिया। समर का पंच स्टैंड्स पर पड़ा और उसका शरीर मांस और खून में बिखर गया। दक्षराज भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन समर ने उसको तुरंत पकड़ लिया। तभी दक्षराज ने ठंडे स्वर में कहा, समर, जब कोई अपनी जान बचाकर भागना चाहता हो तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। क्या तुम सचमुच इतने निर्दयी हो कि किसी को जाने भी नहीं दे सकते? उसकी बात सुनकर समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, दक्षराज, जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अगर तुम कामयाब हो जाते, क्या तुम मुझे छोड़ देते? दक्षराज को उसकी बात बिल्कुल सही लगी। वो हार न मानते हुए अपनी जान बचाने के लिए लास्ट कोशिश करने लगा। एक धीमी चीख के बाद उसने अपना ब्लड जलाकर अपनी ब्लड लाइन पावर एक्टिवेट कर दी और अपनी ताकत दोगुनी कर ली। एनर्जी से भरकर उसने एक जबरदस्त ताकत के साथ समर की तरफ पंच मारा। उसका वार देखते ही समर ने भी अपनी एनर्जी समेट ली और अपना दाहिना पंच उसकी तरफ घुमा दिया। दक्षराज का पंच से उसका पंच टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ। समर ने अपनी स्ट्रेंगल हेल फिस्ट को लहरा दिया और उसमें हले गोल्डन प्रकाश की झलक आई। उसकी गोल्डन एनर्जी अचानक से उसके स्ट्रेंगल हेल फिस्ट में विलीन हो गई थी। समर ने लगातार 3 जोरदार स्ट्रेंगल हेल फिस्ट पंच बरसा दिए, जिसे दक्षराज का शरीर दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। स्ट्रेंगल हेल फिस्ट को एकत्रित करने पर एनर्जी उसने खोज ली थी। तभी समर ने अचानक एक और पंच जोरदार मारा, जो सीधे दक्षराज के शरीर पर लगा और उसके अंदर एक छेद कर दिया। तभी दक्षराज ने कहा, समर, तुम बहुत निर्दयी हो। उसका शरीर भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सांस लेने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। अब सभी के सेक्ट मास्टर मारे जा चुके थे। समर ने मुड़कर उनकी तरफ देखे बिना ही वहां से चला गया। हालांकि दक्षराज स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट पर था। दक्षराज को मारने के बाद समर अपनी टीम फूल परी, शार्क, दानव किंग, काले पिल्ले और आकाश पक्षी सांप के साथ गोल्डन आइलैंड छोड़कर बाहरी दुनिया के लिए रवाना हो गया था। जैसे वो पैसेंजर जहाज समुद्र में आगे बढ़ा, अप्रत्याशित रूप से चारों तरफ घना कोहरा छा गया। जहाज का कप्तान चिंतित होकर समर के पास आया और उसने समर से फुसफुसा कर कहा, सर, ये कोहरा नॉर्मल नहीं है।
समुद्र में कोहरा अक्सर अशुभ संकेत होता है। समर समझ गया कि उसके आसपास के माहौल का पता लगाने के लिए उसने अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट किया। तुरंत ही उसे समुद्र में एक दुर्जय आभा वाले एक पावरफुल राक्षस के छिपे होने का आभास हो गया। समर ने सिर हिलाकर कहा, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि ये एक बड़ा पावरफुल राक्षस है। तभी कोहरे के पीछे राक्षस ने मधुर गाना शुरू कर दिया। गाना इतना मोहक था कि हर कोई उसमें डूब गया और डेक पर आ गया। तभी सभी को घने कोहरे के एक अत्यंत खूबसूरत चुलबुली महिला आती हुई दिखाई दी। उसकी आंखें बड़ी कोमल थी, उसका फिगर बड़ा अट्रैक्टिव था और वो एक सफेद पारदर्शी ड्रेस में बड़ा सुंदर और कामुक लग रही थी। महिला के शरीर से लाल रोशनी निकल रही थी। उसकी मधुर आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। डेक पर मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि समर भी उनकी तरफ आकर्षित होकर मूर्तियों की तरह स्थिर हो गया। सिर्फ काले पिल्ले और आकाश भक्षी सांप पर ही उसका कोई असर नहीं हुआ। तभी समर की सुस्त उपस्थिति को देखकर काले पिल्ले ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम वास्तव में बेकार हो। इतनी बदसूरत औरत तुम्हें ऐसे बेवकूफ बना सकती है। अगली बार मैं तुम्हें एक खूबसूरत फीमेल डॉग से मिलवाऊंगा। तभी वो चुलबुली महिला एक नाविक के पास चली गई और मुस्कुराई। नाविक तुरंत पागल होकर समुद्र में कूद गया। वो महिला भी उसके पीछे कूद पड़ी। कुछ ही देर बाद नाविक सिर्फ हड्डियों का एक टुकड़ा बनकर रह गया था। उसके बाद खूबसूरत महिला फिर से समुद्र में प्रकट हुई और वो अपने लाल होठ चाट रही थी। उसने ललचाई नजर से समर को देखकर फुसफुसाकर कहा, वाह, यहाँ एक हैंडसम लड़का भी है। उसका खून तो बड़ा स्वादिष्ट है, मुझे इसे खाना चाहिए। उसने समर की तरफ एक आकर्षक नजर डाल दी। उसे मोहित करने के लिए एक और सुंदर गीत गाया। समर तुरंत ही महिला के जादू से पूरी तरह भ्रमित होकर समुद्र में कूद गया। समर की हरकत देखकर काले पीले ने अपने होठ मोड़कर समर को कोसकर कहा, क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए तुरंत फूल परी को होश में लाने के लिए उसके शरीर पर थपथपाया, जिससे वो महिला के गाने से असर से जाग गई। होश में आते ही फूल परी ने झुंझलाहट में कहा, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों मार रही हो? काले पिल्ले ने कहा, समर उस बदसूरत लड़की पर मोहित हो गया, अभी अभी समुद्र में कूदा है, इसलिए तुम्हें उसे बचाना होगा। हाँ कि फूल परी को काले पिल्ले का बदसूरत कहना अजीब लगा, लेकिन उसने समर को बचाने के लिए तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी। फूल परी ने देखा कि समुद्र की गहराई में समर गंभीर संकट में था। उसका पूरा शरीर सुंदर महिला के लंबे बालों से उलझा हुआ था। एक औरत और भी घिनौनी और विकृत दिखाई दे रही थी। उसके मुंह से नुकीले दांत रहे थे और वह समुद्र जोम्बी था, जो किंवदंतियों के अनुसार बड़ा आकर्षक शिकार करता था। समर को खाने की इच्छा से उस जोम्बी ने उसके गर्दन पर काटने के लिए कोशिश की। तभी फूल परी का चेहरा बड़ा सा पीला पड़ गया। उसने देरी न करके कहा, लोटस पाम, और वो जोम्बी पर बरस पड़ी। जोम्बी ने तुरंत ही समर पर अपना हमला रोककर फूल परी पर अपनी हथेली से पलटवार किया, जिससे समुद्र में एक जबरदस्त धमाका हो गया। पावरफुल इस्तेमाल वो जोम्बी भी कर रहा था। चिंता में आकर जोम्बी ने एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली और इस तीखी चीख को सुनकर दूर से लगभग 10 समुद्री जोम्बी तुरंत ही उसके सामने प्रकट हो गए और उसने फूल परी पर हमला करने का ऑर्डर दिया। अपने सीमित पावर के कारण फूल परी अब 10 गुना ज्यादा जोम्बी से मुकाबला तो नहीं कर सकती थी। तभी एक लंबे समुद्री जोम्बी ने फूल परी की तरफ देखकर कहा, अरे तुम तो बड़ी सुंदर हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी खाल कर कर ऊपरे ऊपर लूंगा। इधर पहले जोम्बी ने एक बार फिर अपने नुकीले दांतों से समर का गला काटने की कोशिश की, लेकिन उसके दांत लगभग टूट गए। समर ने मोर्टल बॉडी और गोल्डन एनर्जी की प्रैक्टिस की थी। वहीं उसके काटने पर हल्का दर्द महसूस होने पर समर को भी होश आ गया था। उसने कहा, अरे यार, तुम तो वाकई बदसूरत हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारी माँ भी डर जाती होगी। समर की बातों से समुद्री जोम्बी के अहंकार को बुरी तरह से ठेस पहुंची, लेकिन वो इस हमले में कामयाब नहीं हो पाई। तभी समर ने फिर से उसको ताना मारकर कहा, अरे मुझे अपने पंजों से गुदगुदी करना बंद करो। तुम एक बदसूरत कमजोर प्राणी हो। कहीं तुम इसलिए कमजोर तो नहीं क्योंकि तुम भूख से मर रही हो? वहीं अपने मुंह और पंजों के विफल होने पर जोम्बी ने अपना सबसे पावरफुल हथियार अपने बाल इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने चीख कर समर को अपने बालों में कस लिया। तभी समर को एक ताना सुनाई दिया, हा, क्या तुमने सोचा था
कि उस दिन क्या होगा जब तुम फंस जाओगे। समर ने जब ये आवाज को पलट कर देखा तो समर हैरान रह गया। यह आकाश भक्षी सांप था, जो अनिच्छा से काले पिल्ले द्वारा समुद्र में धकेले जाने के बाद गोता लगा रहा था। तभी समर ने उसको उकसात कर कहा, तुम छोटे सांप, तुम किस बात पर हंस रहे हो? अगर तुम इतने मजबूत हो तो देखते हैं तुम इस समुद्री जोम्बी के बालों से कैसे बाहर निकलोगे। आकाश बख्शी सांप ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं बच तो सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? समर ने कहा, बकवास, अगर तुम कर सकते हो तो तुम पहले ही कर चुके होते, तुम बस शेखी बगा रहे हो। आकाश बख्शी सांप ने उकसावे में आकर चिल्लाकर कहा, तुम रुको, ध्यान से देखो, मैं समुद्र में अजय हूं। और यह कहकर उसने काले बालों के जार पर एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल काला भंवर छोड़ा और कुछ ही समय में उसे काट दिया। आकाश भक्षी सांप के हमले पर समुद्र में बड़े प्रभाव थे, और ये देख करके उसके बाल कट गए। समुद्र जोम्बी ने चीख कर भागने के लिए मुड़ गई, लेकिन तभी समर ने बालों से मुक्त होते ही व्यंग करके कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे जा पाओगी? समर तुरंत उस कामुक महिला के सामने पहुंच गया। उसने रेड फायर तलवार निकाल ली और जोर से उसके सिर पर वार कर दिया। समुद्र जोम्बी बड़ी पावरफुल थी, लेकिन समर का सामना करने पर उसको बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। वो तुरंत मारी गई। इसके बाद समर ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि फूल परी खतरे में है। उनको खतरे में देखकर ही समर ने अपने पास रखे ऑक्टोपस किंग के राक्षसी नाभिक को बाहर निकाल लिया और सीधे फूल परी की तरफ तैरना शुरू कर दिया। इस नाभिक ने उसे पानी में पीछे हटाने में मदद की, जिससे वो समुद्र में आसानी से लड़ सकता था। ऑक्टोपस नाभिक की मदद से समर की पावर्स कमजोर नहीं हुई। उसने बाकी समुद्री जोम्बी को मारने में जरा भी देर नहीं लगाई। वही लंबी फाइट के कारण फूल परी की एनर्जी कम हो गई थी, तैरने में असमर्थ थी। उसकी हालत देखकर समर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी पतली कमर पर हाथ रखकर उसे सहारा दिया। समुद्र के पानी में भीगे उसके कपड़े त्वचा से कसकर चिपक गए थे। उसकी सुंदर फिगर और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसको देखकर समर की आंखों में शैतानी मुस्कान धधक गई। उसने फूल परी को कसकर पकड़ा और उसके लाल लाल होठों को किस करने लगा। उसके हाथ भी उसके खूबसूरत फिगर पर जोश से घूम रहे थे। फूल परी के होठ नरम और मीठे थे। समर ने उसे तब तक किस किया जब तक उसकी सांसें लगभग रुक गई होगी। फिर उसे छोड़कर पैसेंजर जहाज पर वापस आ गया। समुद्र जोम्बी के खात्मे के साथ ही कोहरा छट गया और वहां का दृश्य बिल्कुल साफ हो गया। वो जहाज प्रशांत आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर जल्द ही शांत समुद्र के सतहों पर तूफानी लहरें उठने लगी। समर डेक पर खड़ा रहा और चिंता भरी नजरों से विशाल लहरों को देख रहा था। तभी फूल परी ने उसके पास आकर पूछा, समर, क्या कुछ असामान्य है? समर ने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया। उसे शक था कि यह तूफान किसी राक्षसी जानवर की वजह से ही आया है। अगले ही पल वो जहाज के ठीक सामने आ गया और एक विशाल राक्षसी जानवर व्हेल थी। व्हेल के जहाज के पास आते ही उसने अपना मुंह खोल लिया, जो पूरे जहाज को निगलने के लिए काफी बड़ा था। ये व्हेल स्वर्गीय किंगडम लेवल के बेस्ट स्टेज की फाइटर थी। समर ने अविश्वास से कहा, ये एक व्हेल कैसे हो सकती है? स्ट्रैंगल हेल फिस्ट। और उसने अपने तीसरे लेवल का इस्तेमाल कर दिया। व्हेल की अत्यंत मजबूत त्वचा के कारण उसकी त्वचा थोड़ी सी छिल पाई। समर जानता था कि उसको रोकना ही पड़ेगा, वरना जहाज ही टूट जाएगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तभी समर को लगा कि उसका पंच थोड़ा सा सुन हो गया है। वो समझ गया कि वेल की बॉडी इंप्रूवमेंट तकनीक बड़ी अच्छी है। समर ने धीरे से बुदबुदा कर कहा, सर्पिल डबल एज वेव, और उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी तरफ फेंक दी। वेल राक्षसी जानवर दर्द से चीख गई। समर के पहले हमले से ही वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। तभी समर ने अपनी रेड फायर तलवार निकाली और डेक पर कदम रखकर वेल के सिर के ऊपर उड़ गया। उसने फायर थंडर स्वॉर्ड तकनीक की पहली चाल आग और बिजली कनेक्शंस का प्रदर्शन कर दिया। तलवार की एनर्जी लाल आग और बिजली के विस्फोट से संगनित होकर वेल को मार चुकी थी। समर ने वेल का पेट चीर दिया और उसमें से एक विशाल नीले रंग का राक्षसी नाभिक निकाल लिया। समर ने इस नाभिक को जहाज के आगे रखा। उससे एक जबरदस्त एनर्जी निकली। अब कोई भी और राक्षसी जानवर वहां पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। राक्षसी जानवरों की बाधाओं के बिना पैसेंजर जहाज तेजी से आगे बढ़कर 5 घंटे में ही प्रशांत आइलैंड पहुंच गया। ये समर का प्रशांत आइलैंड पर दूसरा राउंड था। समर फायर दानव किंग तक तो नहीं पहुंच पाया था, लेकिन निंजा परिवार की हेड योशिका सातो से बात करने में कामयाब रहा, जो हाल ही में यहाँ वापस लौट गई थी। योशिका सातो का चेहरा बड़ा आकर्षक था।
उसकी त्वचा सफेद जेड के जैसे नाजुक थी। उसने किमोनो पहना था। समर को देखकर योशिको ने आदरपूर्वक कहा, मास्टर, आप प्रशांत आइलैंड पर पहुंच गए। समर ने सिर हिलाया और कहा, योशिको, मैंने तुम्हें फायर दानव किंग और पर्पल बैट दानव किंग के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। क्या तुम्हें कुछ मिला? योशिको सातो ने दुख भरे भाव में कहा, माफ कीजिए मास्टर, मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसका मतलब था कि उन्हें पकड़ने वाली पावर निंजा कबीले से भी ज्यादा पावरफुल थी। उनकी बात सुनने के बाद समर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उसने कॉन्करर बैज निकाला और उस पर अपने खून की बूंद टपका कर कहा, लगता है मुझे कॉन्करर बैज का इस्तेमाल करना होगा। तुरंत ही दानव किंगों का स्थान बैज पर प्रतिष्ठित हो गया। कॉन्करर बैज और योशिको की खुफिया जानकारी से समर को पता चल गया कि उन्हें प्रशांत आइलैंड के एक स्वर्ग लेवल सेक्ट दानव ब्लड सेक्ट ने अपने पास बंदी बनाकर रख लिया है। समर हल्के से मुस्कुराया। उसे ठिकाना पता चल गया था। तभी टैक्सी में एक रेडियो पर अनाउंसमेंट हुई, आज प्रशांत आइलैंड के यंग सेक्ट मास्टर की शादी का दिन है। वो इंडिया से आई अपनी दुल्हन मिस फायर दानव किंग से शादी करेगा। ये अनाउंसमेंट सुनते ही समर चिढ़ गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, उस यंग मास्टर की हिम्मत कैसी हुई कि वो फायर दानव किंग से शादी करना चाहता है? वो मौत मांग रहा है। यह कहकर समर ने ड्राइवर से टिप पर 10,000 जापानी येन दिए और गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। तभी योशिको सातो ने चिंतित होकर पूछा, मास्टर, ये दानव ब्लड सेक्ट एक स्वर्ग लेवल का आत्म साधना सेक्ट है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या हमें ऐसे ही बिना किसी प्लानिंग के एंटर करना होगा? समर ने अहंकार से कहा, योशिको शांत हो जाओ। दानव ब्लड सेक्ट से निपटना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। समर दानव ब्लड सेक्ट की बिल्डिंग में घूरने लगा था। यह एक विशाल और भव्य बिल्डिंग थी। द्वारों पर 2 गार्ड खड़े थे जो संसारिक आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज की एनर्जी बिखर रहे थे। लेकिन समर फिर भी बिना किसी डर के आगे बढ़ा। लेकिन गार्डों ने उन्हें रोक दिया। बाईं तरफ के गार्ड ने घमंड से समर को रोकने की कोशिश की, लेकिन समर ने उपहास किया। उसने एक ही थप्पड़ में लाइफ एनर्जी इकट्ठी की और उसको तमाचा मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। दूसरे वार्ड ने वोकी डोके निकालने की कोशिश की, लेकिन समर ने उसे भी थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। उसकी ताकत देखकर योशिको सातो ने तारीफ करके कहा, मास्टर, आप तो पहले से पावरफुल हो गए। उसके मोहक चेहरे पर एक लाली छा गई। उसकी आंखें खुशी से भर गई। वो सोचने लगे कि सिमर कितना पावरफुल हो गया है। वो उसके आकर्षक व्यक्तित्व पर मोहित हो गई थी। तमस समर ने योशिको सातो और बाकी टीम से मुस्कुरा कर कहा, चलो अब अंदर चलते हैं। और वो टीम को लेकर अंदर चला गया। अंदर यंग मास्टर अकेरा तारो का विवाह समारोह चल रहा था। उनके बगल में लाल ड्रेस में एक सुंदर महिला खड़ी थी और वो कोई और नहीं बल्कि फायर दानव किंग थी। उसके पास ही बैठा हैंडसम युवक पर्पल बैट दानव किंग था। दोनों को उनके एक्यूपेंचर पॉइंट्स को कंट्रोल किया जा रहा था। अकिया तारो लगभग 27-28 साल का युवक था। अकिया तारो ने मुस्कुराकर फायर ड्रैगन दानव किंग से कहा, ब्यूटी, आज हमारी शादी है, क्या तुम खुश हो? फायर दानव किंग ने नाराजगी जाहिर करके सिर हिलाया। फायर दानव ब्लेड सेक्ट के एल्डर्स ने उसे पकड़ लिया था, क्योंकि ये यंग मास्टर ने उसे अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहता था। इस शादी में प्रशांत आइलैंड के अधिकांश प्रभावशाली शक्तियां शामिल थी, जिसमें केंडो सेक्ट, बुशिडो सेक्ट और कराटे सेक्ट के एंशिएंट मार्शल आर्ट सेक्ट, सकुरा सेक्ट और अरोची सेक्ट के आत्म साधना सेक्ट भी शामिल थे। वहीं 2 गार्डों को गिराने के बाद समर आगे बढ़ता रहा। बिल्डिंग में गश्त कर रहे स्टूडेंट्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार काला, पीला और आकाश बख्शी सांप आगे बढ़े और उन्होंने पंजे और पूंछ का इस्तेमाल करके उन सभी गश्त करे स्टूडेंट्स को बेहोश कर दिया। क्या समर वहां तक पहुंच पाएगा? दोस्तों, अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई को ज्यादा से ज्यादा प्यार करने के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर कर दिया करो। आप लोग एक लाइक, एक शेयर, कमेंट में भी कंजूसी करते हैं, तो कम से कम एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो कर दिया करो। और आप लोग ये भी बताइए कि हम सुबह की कहानी को कब से शुरू करें।